हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल मेगा माइंड आर्ट्स क्लास में। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे, आज आपका टॉपिक पार्ट 2 है पॉलिटिकल साइंस का। हम जो कल वीडियो बात किए थे पार्ट 1 वीडियो, उसमें हमने 5 सब्जेक्टिव प्लस 15 ऑब्जेक्टिव की बात किया था। आज हम 5 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्लस 20 ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पिछले एग्जामों में आ चुके हैं और यहीं से क्वेश्चन सारे आने वाले हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं पहले मोटिवेशनल कोड की। तो आज का आपका मोटिवेशनल कोड है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, और जब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं आग लगी हो सीने में। क्या बोले? ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और इसी मोटिवेशनल कोड के साथ अगर आपका जो सब्जेक्ट बहुत कमज़ोर अभी मतलब दिख रहा है, आप उस पर अधिक से अधिक अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए ताकि वो नॉलेज, उस सब्जेक्ट का नॉलेज आपको अधिक से अधिक गेन हो सके। तो चलिए बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की आपका। और अब आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ध्यान दीजिएगा, पहली बात कि ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में ही, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो मानव अधिकार से। किससे? मानव अधिकार से है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानव अधिकार से संबंधित क्या है? संस्था है। तो चलिए पढ़ते हैं इसका आंसर कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। कह रहे हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव के अधिकार से संबंधित एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। ध्यान दीजिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऐसी संस्था है जो मानव अधिकार से संबंधित है और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे विश्व में क्या चलाता है? अभियान चलाता है। और मानव के अधिकारों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करके उसे प्रकाशित करता है। यह पूरे विश्व में गैर सरकारी संगठन के रूप में काम करता था। एनजीओ, आप एनजीओ का नाम सुने हैं, ये एक तरह से क्या है? एनजीओ ही है और मानव अधिकार से संबंधित है। और आपको पता होना चाहिए, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि मानव अधिकार से संबंधित संस्था कौन सी है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल है और मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए करें लास्ट वाला टॉपिक में, एनजीओ के रूप में काम करती है जो संस्था सरकार द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के प्रति अपनी रिपोर्ट को साझा करती है तथा सरकार उसे नकार देती है। देखिए, नकारती नहीं है, मतलब सरकार इसके पल्ले नहीं पड़ती है। सरकार नहीं चाहती है कि मानव अधिकार से संबंधित जो संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये हमारे द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को क्या करे? जनता के सामने लाए। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन की शुरुआत, आंसर की शुरुआत क्वेश्चन से ही कीजिएगा। जैसे पूछा हुआ है एमनेस्टी इंटरनेशनल पर क्या टिप्पणी लिखे, तो हम खुद लिखे हुए हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव के अधिकारों से संबंधित क्या एक संस्था है जो पूरे विश्व में मानव अधिकार से संबंधित रिपोर्ट तैयार करती है। और मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 करें, भूमंडलीय तापन अथवा ग्लोबल वार्मिंग क्या है अथवा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? कह रहे हैं देखिएगा, भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ताप वृद्धि क्या है? करें पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा वनों की अंधाधुंध कटाई से और ये दिल नहीं हो दिन, ठीक है ना, दिन। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा वनों की अंधाधुंध कटाई से दिन प्रतिदिन हरियाली कम होती जा रही है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा तथा CFC, क्या चीज? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में निरंतर वृद्धि से पृथ्वी का तापमान बढ़ता चला जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, आप सोचिए, जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो क्या कभी CO2 का उत्सर्जन होगा? और जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा ही नहीं, तो ये ऐसे गैस हैं जो पूरे रूम को गर्म कर सकते हैं और गर्म करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए जब पृथ्वी पर पेड़ पौधे होगा ही नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड और फ्लोरोकार्बन की मात्रा में निरंतर वृद्धि का तापमान बढ़ता चला जाएगा। इसी को वैश्विक ताप वृद्धि, ग्रीन हाउस प्रभाव अथवा ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है, जिसके कारण ओजोन परत में, देख लीजिएगा, हमारी वायुमंडल में टोटल 5 परतें हैं। सबसे नीचे की परत क्षोभ मंडल है और क्षोभ मंडल के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन मंडल में छिद्र हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंचती है, जो स्वास्थ्य के लिए क्या है बाबू? हानिकारक है। चर्म रोग, स्किन संबंधी डिजीज,
डिजीज बीमारियां होती हैं, यही है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ताप वृद्धि या भूमंडलीय तापमान। ध्यान दीजिएगा, भूमंडलीय तापमान या वैश्विक ताप वृद्धि कहे या ग्लोबल वार्मिंग कहे, इसका सटीक आंसर यही होगा कि पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं सबकी अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है और दिन प्रतिदिन पृथ्वी पर तापमान बढ़ता जा रहा है। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रों में क्या अंतर है? राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में क्या अंतर है, ध्यान दीजिएगा। पहले तो आपको क्वेश्चन याद करना है कुल कितने राज्य हैं, तो कुल 28 राज्य हैं। कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। करें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है, देख लेते 3 नंबर क्वेश्चन, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है। करें ऐसा क्षेत्र जहां भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा सीधे सीधे शासन किया जाता है उसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। मतलब जहां भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली तौर पे अथवा सीधे सीधे शासन किया जाता है उसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अथवा संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी बाबू, 8 है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन राज्य ऐसे क्षेत्र होते हैं, अब देखिए राज्य के बारे में क्या कह रहा है, करे लेकिन राज्य ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसे संविधान ने उसका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट कर दिया है। जैसे बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ये बिहार का कार्य क्षेत्र है, क्षेत्र स्पष्ट कर दिया गया है। अर्थात जनता द्वारा, एक मिनट, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार अपने अनुसार कार्य करती है, राज्य कहलाता है। यहाँ जान नहीं होगा, जनता होगा, ठीक है ना। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार अपने अनुसार कार्य करती है, राज्य कहलाता है। वर्तमान में इसकी कुल संख्या 28 है। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपको घर पे अभ्यास प्रश्न हम एक दे दिए यहाँ पे, केंद्र शासित राज्य क्या है, केंद्र शासित प्रदेश क्या है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं या अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। करें विश्व व्यापार संगठन क्या है, WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात है कि विश्व व्यापार संगठन एक ऐसी संस्था है जो वैश्विक स्तर पर 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को नियंत्रित अथवा उसे सुचारू करता है। व्यापार संबंधित आने वाली परेशानियों जैसे सीमा शुल्क, अवांछित प्रतिबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उत्पादन में वृद्धि करता है। इसका मेन पर्पस है व्यापार संबंधी अवांछित प्रतिबंधों को हटाना, सीमा शुल्क को कम करना, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार को बढ़ाना ताकि उदारीकरण की भावना जागृत हो सके। और इसकी स्थापना जनवरी 1995 में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि WTO की स्थापना कब हुई थी, जनवरी 1995 में हुई थी और WTO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ये आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 5 का है भाषा नीति क्या है अथवा संविधान सभा ने भाषा के प्रश्न का संविधान में कैसे समाधान किया। यहाँ थोड़ा गलती क्वेश्चन लिखा है, समाधान किया ये होना चाहिए। देखिए एक बार क्वेश्चन हम खुद पढ़ ले रहे हैं। भाषा नीति क्या है अथवा संविधान सभा ने भाषा के प्रश्न का संविधान में समाधान कैसे किया, मतलब किस भाषा को। देखिए पहली बात कि हमारा भारत एक बहुभाषी देश है और हम यही सब लिखे हुए हैं। कर रहे हैं भारत एक बहुभाषी देश है जहाँ विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय तथा भिन्न भिन्न भाषा को बोलने वाले लोग निवास करते हैं। भारत में अनेक समस्याओं की तरह संविधान सभा के समक्ष भाषा की समस्या भी एक महत्वपूर्ण समस्या थी। इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया गया तथा लंबे वाद विवाद के बाद भाषा की समस्या पर निर्णय लिए गए और इस प्रकार संविधान सभा में भाषा की समस्या का समाधान किया तथा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। मतलब भाषा नीति का मतलब यही है, जिस नीति में सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता हो उसे ही भाषा नीति कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब किसी एक भाषा को लेकर, ठीक है, देश में, ठीक है, मतलब ऐसी भावनाएं प्रकट ना हो कि बस सबको एक ही भाषा बोलना, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी एक भाषा को लेकर स्पष्ट कर दिया गया है कि वो भाषा कौन है, हिंदी भाषा है जो राजभाषा का
दर्जा दिया हुआ है। किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में। यही थी आपकी भाषा नीति। अगर आप चाहते हैं इसको अच्छे से समझना तो ये समझिए ना, करें जिस नीति में सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता हो उस नीति को ही हम भाषा नीति कहते हैं। आइए क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन, 15 नहीं है, ये टोटल 20 क्वेश्चन है, गलती से 15 लिखा गया है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर पहला, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा जिसके मेंबर का कार्यकाल टोटल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है कभी भी, क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होती है। इसके जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा का सभापति खुद उपराष्ट्रपति होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा। पहला का आंसर हो गया उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहे हैं, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में अभी वर्तमान में बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय, एक दल नहीं है, बहुत सारे दल हैं यहाँ पे, इसलिए बहुदलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, G77 G77 का अर्थ दुनिया के किस देशों से? ध्यान दीजिएगा, G77 में अमेरिका जैसे विकासशील देश शामिल हैं। इस तरह से G77 का अर्थ दुनिया के विकासशील देशों से, न कि विकसित देश से। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी विकासशील देशों से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को हुआ था और इसके बाद पूरे वैश्विक स्तर पर एक ऐसा ही देश बचा जो शक्ति को अपने अंदर कायम किया हुआ था। वो कौन था? वो अमेरिका था। इसलिए 1991 के बाद जो समय आया उसे एक ध्रुवीयता का समय कहते हैं और 25 दिसंबर 1991 को क्या हो गया? सोवियत संघ का विघटन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का है, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है। यह विचार किसका है? तो भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य, यह कथन केसी वियर का है। केसी वियर ने कहा था भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य की संज्ञा लिए हुए है। क्वेश्चन नंबर 6 का है, किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना किया था? तो तिवारी कमेटी के आधार पर, तिवारी कमेटी की सिफारिश पर भारत सरकार ने 1988 में, ठीक है ना, पर्यावरण विभाग की स्थापना की थी। इसका आंसर हो जाएगा किस तिवारी कमेटी। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में बंदी बनाए गए व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिया गया है? तो कल पढ़ाए थे अनुच्छेद 22 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए गए व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया है, संवैधानिक अधिकार दिया हुआ है। ऑप्शन इसका अनुच्छेद 22 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कर है, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? ध्यान दीजिएगा, नई अखिल भारतीय जैसे यूपीएससी जैसी संस्थाएं जो जॉब देती है, जैसे IAS IPS IRS, ऐसी भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व राज्यसभा के प्रस्ताव का होता है। ध्यान दीजिएगा, 8 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा ही नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की मांग पूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 कर है, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो विधान परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। जिस प्रकार राज्यसभा के अध्यक्ष को उपसभापति कहा जाता है, वैसे ही इसका आंसर हो जाएगा सभापति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर कर 10, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? हमने कल पढ़ाया था, कल ने शायद परसों पढ़ाया था कि भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर कर 11, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, भारत में पहली बार चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष सुकुमार सेन थे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चुनाव आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सुकुमार सेन थे और वर्तमान में राजीव कुमार हैं। भारत में वर्तमान में चुनाव आयोग कौन के मुख्य आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? ध्यान दीजिएगा, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, अर्थात अधिनियमित किया गया था। इस तरह से क्वेश्चन, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? तो 1949 में अंगीकृत किया गया था। वही पूछते भारत किस वर्ष मतलब बना था गणतंत्र? तो 1950 में बना गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 13 को पूछ रहा है, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक, अगर आपके मौलिक अधिकारों का राष्ट्रपति निलंबन कर देता है तो उसकी रक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपके मौलिक अधिकारों की रक्षक
अर्थात रक्षा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 का है संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का है भारत द्वारा पहला एवं दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था? ध्यान दीजिएगा, भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण 1974 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया और दूसरा 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में किया गया। इस तरह से ए और बी दोनों सही है। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में, दूसरा 1998 में, पहला इंदिरा गांधी के शासनकाल में, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 16 का है विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु आपका 30 वर्ष है। जिस प्रकार राज्यसभा भी सेम टू सेम है, राज्यसभा पूछे चाहे विधान परिषद पूछे 30 वर्ष, ठीक है। वही कह दे लोकसभा और विधानसभा तो 25 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है। तो ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क जिसका SAARC साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिलीजन कॉरपोरेशन अर्थात इसका हिंदी हो गया दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो ध्यान दीजिएगा 1991 में भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। इनके द्वारा भारत में LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन अर्थात नई आर्थिक नीति की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 का है योजना आयोग कौन सा निकाय था? देखिए अभी 2014 में योजना आयोग को भंग करके 2015 में इसके स्थान पर आ गया नीति आयोग। इसलिए यह कौन सा आयोग था? तो यह एक गैर संवैधानिक आयोग था, ठीक है। संविधान से परे यह आयोग बना था। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा यह एक गैर संवैधानिक निकाय था। ध्यान दीजिएगा, हमने आज लगभग 5 क्वेश्चन और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लास्ट में एक ही बात कहना चाहेंगे, ठीक है, वीडियो को आप दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।